जय श्री राम। अभी एक मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है जिसमें -40 पे नीट पेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर्स, जो लोग एमबीबीएस कर चुके हैं और वो नीट पीजी में -40 मार्क्स पे भी काउंसलिंग करा सकते हैं। अब इस मुद्दे पे मैं बात करने से पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं, चाहे कुछ मेरे दोस्त मित्र ने भी ऐसा कहा कि तिवारी तुम ऐसी बात कर सकते हो, काहे कि मैंने रिजर्वेशन पे कुछ बात कहा था, जो कि सही भी है, लेकिन फिर भी ठीक है कि तुम ऐसी बात कर सकते हो। मैंने सोचा नहीं था, तो मैं उन्हें पहले क्लियर कर दूं कि जब मैं नवोदय में था, चाहे मैं ये मानता हूं नवोदय में मेरे से एससी एसटी कैटेगरी के, एससी स्पेशली कर सकता हूँ, एसटी में तो आई थिंक नहीं था कोई की। एससी कैटेगरी में मेरे से काबिल लोग थे, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड लोग थे, और वो अच्छी जगह पे भी हैं। उनमें से एक एमबीबीएस भी है, मैं उसका नाम अभी नहीं लूंगा। संभवतः यदि हमारी चर्चा हुई और मैं उससे बात करूंगा तो कभी जरूरत होगा तो मैं बता दूंगा। वो मेरे से टैलेंटेड था और वो अभी एमबीबीएस डॉक्टर है। हो सकता है कि उस लेवल के लोगों के कंपेयर में वो हो कि ना हो, इसमें मैं बात नहीं करूंगा, क्या है कि मैं उसका मार्क्स नहीं जानता हूँ। एक मेरा दोस्त है, वो अभी माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, वो भी ऐसी कैटेगरी से है। यदि वो प्राइवेट सेक्टर में है, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, इट मीन्स कि वो टैलेंटेड है, और जितना इनफ टैलेंटेड होना चाहिए उतना है। तो मैं इस मानसिकता से नहीं ग्रसित हूं कि केवल ब्राह्मण चाहे एक विशेष वर्ग ही बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, नहीं। मैं इस गंवार मानसिकता से ग्रसित नहीं, क्लियर। लेकिन फिर भी मैं -40 नंबर्स और रिजर्वेशन का विरोध क्यों करता हूँ, रिजर्वेशन के क्राइटेरिया से समर्थन क्यों नहीं रखता, इत्तेफाक क्यों नहीं रखता, काहे कि चीजें ये हैं कि यदि -40 नंबर्स ला के कोई एमबीबीएस किया हुआ आदमी -40 नंबर ले आ रहा है, और उसके लिए सरकारी संस्थाओं में एडमिशन मिल जा रहा है, फिर वो रिजर्वेशन के थ्रू एग्जाम देगा और सरकारी डॉक्टर बन जा रहा है, तो लोगों का सरकारी हॉस्पिटल्स, सरकारी संस्थाओं से भरोसा उठ जाएगा। और उसमें केवल सवर्ण समाज या फिर कोई दलित समाज या फिर कोई ओबीसी समाज केवल इलाज कराने नहीं जाएगा, हर वर्ग के लोग उस हॉस्पिटल्स में जाते हैं। इसलिए मैं -40 का विरोध कर रहा हूं। ठीक है, रिजर्वेशन में मौका दिया जा रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम्स तो सब बता देते हैं। 160 करोड़ की जनसंख्या में यदि सरकार को इतने काबिल लोग नहीं मिल जा पा रहे हैं, पहली बात तो ये सरकारी संस्थाओं का जॉब इतने कम हो चुके हैं कि इतने काबिल लोग तो मिल ही जाएंगे। और यदि मैं अपने नवोदय में 80 के स्ट्रेंथ में से दो चार लोग ऐसे मैं गिना सकता हूँ कि जो मेरे से ज्यादा काबिल थे, चाहे मेरे से क्या वो जेन्युइनली काबिल है, वो उन्होंने प्रूव किया है, वो उस जगह पे हैं, तो क्या इस पूरे सरकार भारतवर्ष में उनको नहीं मिलेगा जो काबिल लोग हैं? तो फिर सरकार को ये -40 नंबर पे काउंसलिंग कराने के लिए और ऐसे रिजर्वेशन की क्राइटेरिया को इतना लो लेके चले जाने की जरूरत क्या पड़ी? उसका कारण मैं बता रहा हूँ। और इसमें कोई सरकार, एक स्पेसिफिक पार्टी की सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कारण ये है कि यदि वो -40 के मुद्दे को नहीं हाईलाइट करेगी, इस तरीके के जातिगत यूजीसी जैसे रूल्स नहीं लाएगी, तो समाज में वैमनस्यता कैसे फैलेगी? यदि सरकार एक मिनिमम क्राइटेरिया रख देती, 100 में से आप 60 नंबर ले आएंगे तभी आप जाके उस चीजों में एंटर करेंगे, तो बहुत ऐसे उस कम्युनिटी के लोग हैं जो उसमें एंटर कर जाएंगे, है काबिल उतने लोग, मैंने देखा है। उस जाति विशेष में हैं लोग इतने काबिल, लेकिन उस जाति विशेष के चीजों को रिजर्वेशन के थ्रू इतना डिफेम कर दिया गया है, और जिससे कि ब्राह्मण, राजपूत, जो भी सवर्ण है, चाहे ओबीसी हैं, चाहे एससी एसटी हैं, ये एक दूसरे के प्रति इन लोगों का द्वेष बना रहा है। और सरकार को इससे फायदा क्या मिलेगा, मैं वो बता रहा हूँ। सरकार को फायदा ये मिलेगा कि यदि आप इन सब मुद्दों में भटके रहेंगे, तो फिर आप उन बातों पे बात नहीं करेंगे कि सरकारी नौकरियां कहाँ गई, कहाँ सारे चीजों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, चाहे वो बीएसएनएल हो, चाहे सरकारी स्कूल्स में वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, कहाँ सारे बैंक के जॉब श्रिंक हो गए, कहा है सारे पीएसयू को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइज करने से किसको फायदा हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं।
कुछ पूंजीपतियों का आप डाटा देख रहे होंगे कि पिछले 10 साल में वो कितना परसेंट उनकी प्रॉपर्टी ग्रो हुई है। अडानी का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नाम बताने इसमें क्यों इसको। पिछले 10 साल में उन्होंने कितना ग्रो किया है, और यदि वो ग्रो किए हैं तो उनको कितना प्राइवेटाइज करके उनको फायदा दिया गया है। और ये केवल अभी भाजपा सरकार में अडानी को ही दिया गया ऐसा नहीं, उससे पहले अंबानी के अनिल अंबानी को दिया गया था, और बहुत सारे आपको कांग्रेस सरकार का भी ऐसा डाटा मिलेगा, ऐसा नहीं। ये सारी सरकारें ऐसा क्यों करती हैं? उनको पता है कि उनको चुनाव जीतना है कॉर्पोरेट के दम पे। कॉर्पोरेट चाहेगा कि जितने सरकारी संस्थाएं हैं जिससे कि उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, और चाहे जिसमें क्योंकि नेशनलाइजेशन के तहत सारे मुख्य चीजों पर पहले सरकार का कंट्रोल था, तो उन सब चीजों पे इन लोगों का कंट्रोल हो जाए। 160 करोड़ लोगों में काबिल लोग मिल ही जाएंगे, फिर कम सस्ते अ, जिसमें उनको ना हेल्थ की गारंटी देनी पड़ेगी, ना जॉब सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, ना उनके सारे प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जब मन होगा तब फायर कर लेंगे, है ना, जब मन हो तो उठा के फेंक देंगे। ऐसे लोगों को वो हायर कर ले, प्राइवेट वाले लोग फिर उसमें प्रॉफिट उठाएंगे। तो ये नुकसान है -40 नंबर वाले का। अभी इकोनॉमिक सर्वे का डाटा आया है, 1 फरवरी को बजट आएगा उसमें। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये सरकार उसको मान ही ली है, लेकिन सरकार की नीयत तो झलक ही रही है कि प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है, क्या उसका औचित्य है। अभी उसमें एक सजेस्ट किया गया है कि जो भी सरकारी कंपनियां हैं, अभी तक ये रूल था कि सरकारी कंपनी उसको कहा जाता था जो कि जिसमें सरकार की 51% का स्टेक है, मतलब यदि 100% स्टेक है उसमें 51% सरकार के पास है। अब उसमें ये सजेस्ट किया जा रहा है कि उसको 26% कर दिया जाए, और 26% में ये है कि आपके पास वीटो पावर रहेगा कि किसी भी निर्णय को लेने के लिए जो भी उस संस्था में और लोग हैं कंपनी में, यदि वो कुछ निर्णय लेने जाएंगे तो जिसके पास 26% स्टेक रहता है वो फिर भी उस पर वीटो लगा लेगा। तो इससे क्या होगा कि फिर भी वो सरकारी ही कही जाएगी। लेकिन इसके कितने नुकसान हैं, इसको यदि मैं डिटेल करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सरकार की नीयत ये दिख रही है कि कैसे वो चीजों को प्राइवेटाइज कर रही है। और हमको आपको यूजीसी में रिजर्वेशन के -40 वाले काउंसलिंग में अभी बीएचयू का एक डाटा निकला है जिसमें 3 नंबर वाले को एसटी को पीएचडी कराएगा बीएचयू। ये ऐसे लोग पीएचडी करके ना जाने देश का कौन सा भला कर देंगे, ऐसा कौन सा शोध कार्य कर देंगे जिससे भारत का रिसर्च में और शोध में विश्व में टॉप टॉप पे चले जाएंगे, जो 3 नंबर लेके आ रहे हैं। अब कुछ लोग इस बात में ये भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं वहां पे जातिवादी प्रोफेसर थे, उन्होंने उसको -3 नंबर दे दिया है। अरे भाई, एंट्रेंस में ऐसा नहीं होता। कभी कभार लगता है कि तुम ऐसे ही हो इसलिए तुम्हें सरकार बना रही। रिजर्वेशन और ये जो भी चीजें हैं, इसको एक मिनिमम क्राइटेरिया रख के यदि किया जाए कि ठीक है हम उसी कैटेगरी के उसी विशेष वर्ग के काबिल लोगों को सेलेक्ट करेंगे, तो क्या 160 करोड़ की जनसंख्या में नहीं मिलेगा सरकार को? क्या है कि आपके पास इतने जॉब तो नहीं है कि सभी सभी लोग वो जॉब पा जा रहे हैं। पहले ही आपने जॉब्स को श्रिंक करके 80%, 100 के जॉब को 20 तक ले आके रख दिए हैं। आप बताओ ना, यूपी में पिछले 10 साल में कितनी बार सरकारी वैकेंसी आई? आप अपने, मैं जो भी बात करूंगा ना उसको फैक्ट मेरे आपको आपके सामने डाटा रखने की जरूरत नहीं है। अपने अगल बगल के सरकारी स्कूलों में देखिए कितने सरकारी टीचर हैं। सरकारी स्कूलों को कैसे नीतिगत तरीके से बर्बाद किया गया। आप अपने अगल बगल देखिए, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से एक डाटा सर्च करके ले आऊंगा और आपको दिखाऊंगा तब ये दिखेगा। यूपी में कितने सरकारी वैकेंसीज आई? यदि सरकारी स्कूल में, अभी मऊ का मैंने एग्जांपल दिया ही था कि मऊ में एक प्रिंसिपल है जो अपनी पूरी संपत्ति लगा के पूरे स्कूल को डिजिटलाइज कर दिया, लाइब्रेरी से लेके स्कूल तक। ठीक है, वहां पे भी वो केवल एक सिंगल टीचर है। तो सरकार का तो उचित औचित्य यही है कि प्राइवेट जितने भी कॉलेज हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, वो उसमें किसका ओनरशिप है आप जाके चेक करिएगा। 90%, 90 to 95% किसी मंत्री या नेता का पैसा है उसमें। और उसमें उन लोगों को क्या फायदा है? यदि सरकारी स्कूल नीतिगत तरीके से फ्लॉप होंगे, सरकारी कॉलेजेस नीतिगत तरीके से फ्लॉप होंगे, तो लोगों का प्राइवेट की तरफ प्रति विश्वास बढ़ेगा, और प्राइवेट में एकदम हाई फीस करके वो बहुत सारा निचोड़ेंगे।
और हाई फीस ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाई हाई सैलरी भी पेड कर रहे हैं। एकदम लो सैलरी पर लोगों से काम करा रहा है और हाई फीस इकट्ठा कर रहा है, और ये सारे मंत्री नेताओं का कॉलेज है। एमबीबीएस में जो -40 नंबर पे एमबीबीएस करके और पीजी में एडमिशन लेगा, आप जाके देखिएगा कि जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं कितने प्राइवेट हैं, और यदि वो प्राइवेट हैं तो उन प्राइवेट में सीट्स भरने के लिए -40 नंबर के काउंसलिंग के लिए अलाउ कर दिया गया, और जहां वो फीस 1-1, 1.5 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ देंगे नीट पीजी के बाद काउंसलिंग करा के और वो डॉक्टर बनने के लिए, तो इसमें किसका फायदा है? जो सरकार में बैठा है ना नेता मंत्री, वो केवल अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, समाज को जात में तोड़ दे रहा है, समाज को इस मुद्दे में भटका दे रहा है कि समाज बैठ के अपने जात के नाम पे लड़ता रहे। जब मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ रिजर्वेशन पर, तो जब मेरे को सबसे करीबी मित्र जो मेरे साथ अभी बैठता है अभी, वो मेरे से ये क्वेश्चन उठा सकता है, तो क्या समाज में जिनके लोगों का आपस में सामंजस्य नहीं है वो कितना लड़ते होंगे इस मुद्दे को लेकर? और इससे फायदा किसको हो रहा है? मंत्री नेताओं को। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि हम क्या करें, आपको, हमको अपनी बातें रखनी होंगी, और ये कहना होगा कि आप रिजर्वेशन में भी एक मिनिमम क्राइटेरिया रखें, जिससे कि सबको लगे कि हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में सही इलाज होता है तो वो सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, और वहां पे फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो बिना रोग के 100 रोग निकाल के और आपको 100 जांच लिख के जो वहां पे आपकी थनुगाही की जाती है वो नहीं होगा। सरकारी स्कूल्स में एडमिशन होगा, कहीं कि वहां पे लोगों को लगेगा कि नहीं, एक जेन्युइन टीचर तो है यहाँ पे। यहाँ पे जो भी टीचर है एक मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो करके आए, जिससे आपके रिजर्वेशन का भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा और लोगों को काबिल लोग भी मिल जाएंगे, और इससे सरकारी संस्थाएं बची भी रहेंगी। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बीएसएनएल के बारे में आपने सुना है? बीएसएनएल जो जिसको बदनाम करने के लिए शुरू में चालू किया गया था, जब बीएसएनएल बहुत सारा मार्केट एक्वायर किया हुआ था, हर लोगों के पास, जो हमारे पिताजी थे चाहे उनके समकक्ष जितने लोग थे, सबके पास बीएसएनएल का ही सिम था। तो उस टाइम बीएसएनएल का मजाक में और ये पूरे प्रोपेगेंडा के तहत चलाया गया कि भाई साहब नहीं लगेगा, उसको बदनाम किया गया। फिर भी लोग क्या करते हैं कि एक बार यदि सिम ले लेते हैं तो उसको बहुत जल्दी चेंज नहीं कराते हैं, 8-8 10 10 साल से उस सिम में कुछ कमियां, उस नेटवर्क सिस्टम में, उस कंपनी में कुछ कमियां भी रहती है, तो झेलते रहते हैं और रखते हैं वो नंबर। काहे कि वो नंबर चेंज करना मतलब बहुत सारे लोगों से कॉन्टेक्ट खत्म हो जाना। तो बीएसएनएल के कस्टमर नहीं खत्म हो रहे थे। फिर एक कंपनी आई, उसने बीएसएनएल के टावर्स को रेंट पे लिया, और 10 साल से उसने बीएसएनएल के टावर को रेंट नहीं दिया। और आप अगल बगल अब पूछे कितने लोगों के पास बीएसएनएल का सिम है। और जो एक नई कंपनी आई है जिसको जियो कहा जाता है ना, इसने कितने मार्केट को कैप्चर कर लिया है। इसी तरीके से नीतिगत तरीके से सरकार पहले सरकारी संस्थाओं में जो भी काम हो रहा है उसको क्या करती है कि पहले बदनाम करती है, मीडिया में एकदम चलवाती है कि नहीं ये काम नहीं कर रहा है, फिर उसके सिस्टम को अंदर से कमजोर करती है और फिर उसको उठा के प्राइवेटाइज कर देती है। जो भी स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी, जियो ने कौन से स्पेक्ट्रम की नीलामी में बीट किया था और वो कौन से स्पेक्ट्रम को यूज कर रहा है, इसका डाटा अभी यूट्यूब पे है, नहीं है तो गूगल सर्च कर लीजिएगा। कैसे हजारों करोड़ का पैसा जो गवर्नमेंट फंड में आना चाहिए था वो एक प्राइवेट फंड में रह गया। कैसे सरकार आपके साथ खेल खेलती है और आप बैठ के जात के नाम पे लड़ते रहेंगे, जिसका बहुत इजी सोल्यूशन है। 160 करोड़ में यदि काबिल लोग नहीं मिलेंगे तो फिर बेकार है आपका, विश्व गुरु के सपने से छोड़ दीजिए आप। ये -40 वाले डॉक्टर और ये 3 नंबर वाले पीएचडी शोध करता और 10 नंबर वाले टीचर, फिर वो समाज का भला नहीं करने वाले, और उस हर वर्ग को ये समझना पड़ेगा। और रिजर्वेशन लगे, लेकिन रिजर्वेशन में एक मिनिमम क्राइटेरिया रख दी जाए कि इससे नीचे नंबर ले आएंगे तो आप कुछ भी हो, आपको जॉब नहीं मिलने का है। और उससे ऊपर वाले लोग, बहुत लोग हैं जो जॉब ले लेंगे, क्या के पास, आपके पास सीट कम है भाई, उतने काबिल लोग आराम से मिल जाएंगे। अब फिर जो बचेगा वो कचरा होगा, वो जाएगा प्राइवेट में, तब आपको प्राइवेट से लोगों का भरोसा उठेगा। तब ये जो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेज और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है नेताओं मंत्रियों का, उसका रिजल्ट मिलेगा
लोगों का उस पर सब भरोसा खत्म हुआ। लेकिन इन नेताओं मंत्रियों को जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसको तो धन उगाही करना है, और इसलिए सिस्टमेटिक तरीके से सरकारी संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है और लोगों को जात के नाम पर लड़ाया जा रहा है। मैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन ये आपके सोचने की बातें हैं। और यदि कोई कोई बात कह रहा है तो इसका मतलब नहीं कि वो जातिवादी है। यदि आप उसकी बातों को समझें, यदि आप उसकी बातों को सुनो, तो आपको लगेगा कि नहीं, चीजें वास्तविक में एक पूरे नीतिगत तरीके से समाज को गुमराह करके और आप में वैमनस्यता क्रिएट करके इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है। धन्यवाद।